स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिक जीएस थ्रू एनसीईआरटी और अभी मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री दो सब्जेक्ट लेकर चल रहा हूँ। ओके, तो इस समय क्लास 7 की बुक चल रही है, हिस्ट्री में भी और ज्योग्राफी में भी। क्लास 6 की जो बुक थी वो मैंने कंप्लीट करा दी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सीरीज़ होने वाली है, तो इसलिए चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो भूगोल का चौथा चैप्टर है वायु। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे वायु और वायुमंडल। वायु और वायुमंडल के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, मज़ेदार चैप्टर है इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ। ओके, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। चौथा चैप्टर वायु, चैप्टर 4 वायु। ओके, तो यहाँ पर देखिए कुछ दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं? इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको इसकी शुरुआत करा देता हूँ और यहाँ से यहाँ तक हम लोग को पहले पढ़ लेना है। कह रहा है हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय में सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को योग्य बनाए रहने के योग्य बनाया है। ओके, तो अब इसको समझ लीजिए। सबसे पहले वो आपको बता रहा है कि वायुमंडल क्या है। तो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से जो घनी चादर, वायु की जो घनी चादर घेरे हुए है, उसी को वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। यानी हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल की परत है, वायु की एक परत है, उसे कहते हैं वायुमंडल। वो चारों तरफ से घेरे हुए पृथ्वी को। और कह रहा है कि पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। हम भी, आप भी, पेड़ पौधे और जितने भी जीव जंतु हैं, सभी लोग निर्भर हैं, क्योंकि वायुमंडल में तमाम प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें एक प्रमुख गैस है, आप सभी लोग जानते हैं, ऑक्सीजन। अगर वो ना हो तो हमारा जीवन ही संभव नहीं, तो हम लोग उसी पर निर्भर हैं और उसी से हम सांस ले पाते हैं। ओके, तो कह रहा है कि यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। फिर है सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। आप जानते हैं एक जो है वायुमंडल में पाई जाती ओजोन परत, वो क्या करती है, सूर्य की खतरनाक परावैंगनिक किरणों को रोकती है, मतलब उसके प्रभाव को कम करती है। नहीं तो तमाम तरह के यहाँ पर कैंसर संबंधी रोग होते, मतलब हमारी रक्षा भी करती है सूर्य की हानिकारक किरणों से। अगर ये वायुमंडल ना होता तो क्या होता? वायुमंडल ना होता तो आप ये समझ लीजिए कि दिन के समय में इतना तेज ताप हो जाता, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती कि आप झुलस जाते, और रात के समय फिर अचानक पृथ्वी ठंडी होती, मतलब रात के समय आप एकदम बर्फ़ से जम जाते, दिन के समय एकदम गर्म, रात के समय एकदम ठंड, मतलब आप समझ सकते थे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, लोग रह ही नहीं पाते। और ये जो वायुमंडल की परत है, ये टेम्परेचर को एक मतलब संतुलन बना करके रखती है, ना तो ज़्यादा ठंडी होती पृथ्वी, ना ज़्यादा गर्म होती है। तो इसलिए वायुमंडल का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम वायुमंडल का संगठन पढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कुछ दिया है, इसको जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं? ये जान लेते हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये क्या करता है, जो पृथ्वी की ऊष्मा है, विकिरित ऊष्मा, मतलब जब पृथ्वी से ऊष्मा निकलती है तो उसको रोकता है, सारी ऊष्मा नहीं निकलने देता है। अगर सारी ऊष्मा पृथ्वी से निकल जाएगी, मतलब दिन के समय पृथ्वी गर्म होती है, रात के समय पृथ्वी ठंडी होने लगती है, तो ठंडी होती है यानी कि ऊष्मा छोड़ती है, विकिरित करती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की परत है वायुमंडल में, ये उसको रोक कर रखती है, मतलब पूरी ऊष्मा नहीं निकलने देती है, क्योंकि अगर पूरी ऊष्मा निकल गई तो फिर पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। तो क्या करती है, एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैस इसको कहते हैं, और ये ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव पैदा करती है। ये देखिए, कह रहा है और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव होता। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो क्या होता? पृथ्वी दिन के समय, मैंने बताया ना, दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती और रात में एकदम ठंडी हो जाती। तो वही कह रहा है, इतना ठंडी हो जाती
कि इस पर रहना असंभव होता है, किंतु जब कारखानों एवं कार के धुओं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ओके, तो अब ये कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की एक निश्चित मात्रा सही है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हो, उत्सर्जन कर रहे हैं, जैसे फैक्ट्री, कारखाने, गाड़ियों के धुओं से बहुत ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो गया तो क्या करेगा, सारी ऊष्मा को रोक लेगा। मतलब पृथ्वी जो भी ऊष्मा निकालेगी रात में वो जाने ही नहीं देगा, थोड़ा सा भी नहीं जाने देगा। तो इससे क्या होगा, पृथ्वी गर्म होती चली जाएगी। फिर ग्लेशियर पिघलना शुरू होंगे। जब पृथ्वी गर्म होगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे, बाढ़ आएगी, तमाम तरह के मतलब तबाही आ जाएगी। आप समझ सकते हैं ना। तो इसे कहते हैं भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग। तो ये समझ लीजिए आप मोटे मोटे तौर पर कि कार्बन डाइऑक्साइड एक लिमिट मात्रा में रहे वही सही है, ना तो कम रहेगी। अगर बहुत ज़्यादा कम हो गई तो पृथ्वी ठंडी हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया तो पृथ्वी एकदम गर्म हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पर आगे वही चीज़ बताया जो मैंने आपको बताया, ताप में वृद्धि के कारण पृथ्वी के ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। ओके, तो जब जलवायु परिवर्तन होगा तो भाई जो उस जलवायु के अनुकूल नहीं रहेंगे, उसके अनुसार नहीं चल पाएंगे, वो लुप्त हो जाएंगे। चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे इंसान हो, चाहे जीव जंतु, कोई भी अगर उस एटमॉस्फेयर के क्लाइमेट के अगर वो अनुकूल नहीं है, उसके साथ नहीं चलता, तो फिर लुप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है, लेकिन ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा उत्सर्जन कर दिए हम तो क्या करेगा, पूरी की पूरी जो ताप है उसको रोक लेगा और पृथ्वी एकदम गर्म हो जाएगी। तो बैलेंस बना करके चलना, इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर मतलब योजनाएं बनानी चाहिए सरकार को कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एक लिमिट मात्रा में हो। अब यहाँ हम लोग पढ़ते हैं वायुमंडल का संगठन। मतलब वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें मुख्य हैं, किन किन प्रकार की गैसों से वायुमंडल बना है, ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताएगा। तो सबसे पहले यहाँ मोटे तौर पर आपको मैं दिखा देता हूँ, इसको आप समझ लीजिए, फिर मैं पढ़ाता हूँ। ओके, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है 0.03%। ओके, हमारी पृथ्वी पर जितनी भी गैसें पाई जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% यानी बहुत कम है। और नाइट्रोजन आप देख सकते हैं यहाँ पर 78% यानी 78% नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है। ओके, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की बात करें तो 21%, ऑर्गन की बात करें तो 0.93% यानी कि लगभग 1% ऑर्गन। और अन्य सभी गैसें जैसे हीलियम, नियॉन, ज़ेनॉन, पता नहीं कितनी प्रकार की गैसें हैं, वो जो अन्य गैसें हैं वो 0.04% में आ जाती हैं, मतलब बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो तीन ही गैस यहाँ पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, एक तो नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गन भी है। ओके, लेकिन ज़्यादा आप नाम सुनेंगे तो तीन ही का, सबसे पहले ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं, नाइट्रोजन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीन गैसें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं पृथ्वी पर। अब यहाँ कह रहा है कि हम इसको पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। ओके, जैसे हम जब अंदर सांस लेते हैं तो कई प्रकार की गैसें जाती हैं, ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही जाता है, कई प्रकार की गैसें जाती हैं अंदर। लेकिन ऑक्सीजन का काम होता है, वो अपना काम करता है, बाकी गैसें वैसे वैसे बाहर निकल आती हैं। ओके, ऐसा तो है नहीं कि हम ऑक्सीजन छान कर एकदम लेते हैं, छान कर नहीं लेते हैं, जाती सब गैसें अंदर हैं, लेकिन जिसका काम अंदर है वो अंदर चला जाता है, बाकी सारी वैसे के वैसे वापस निकाल दी जाती हैं। फिर है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। मैंने बताया 78% नाइट्रोजन, 21% क्या है, ऑक्सीजन। तो बहुत बड़ा भाग ये बनाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं, सब बहुत कम मात्रा में। फिर है इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। ओके, जो वायुमंडल है वहाँ पर धूल के छोटे छोटे कण भी होते हैं। चित्र 4.1 में वृत्त, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया, इसी की बात कर रहा हूँ। ओके, जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है,
जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना अभी कि जब हम सांस लेते हैं तो ऐसा नहीं सिर्फ ऑक्सीजन ही जाती है, नाइट्रोजन भी जाती है और भी कई गैसें जाती हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ओके, जो पौधे हैं उनको जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। उनके एक प्रकार से पोषक तत्व के रूप में नाइट्रोजन काम करता है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। जो पौधे होते हैं वो सीधे वायु से, जैसे हम लोग ऑक्सीजन सीधे वायु से लेते हैं, लेकिन जो पौधे होते हैं सीधे नाइट्रोजन वायु से नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु, ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छी चीज़ बता रही। मृदा यानी मिट्टी तथा कुछ पौधों की जड़ें जो होती हैं उसमें कुछ जीवाणु रहते हैं। वो क्या करते हैं, वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका रूप बदल देते हैं जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ओके, तो ये कौन काम करता है, जीवाणु। मिट्टी और पेड़ के जड़ों में रहने वाले जीवाणु नाइट्रोजन के फॉर्म को बदल देते हैं। ओके, इसके स्वरूप को बदल देते हैं जिससे पेड़ पौधे इसको ग्रहण कर सकें। तो जीवाणु बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस, यानी दूसरी सबसे ज़्यादा गैस ऑक्सीजन। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। हरे पादप मतलब पेड़ पौधे जो पत्तियां होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ये आप प्रकाश संश्लेषण इसमें दिया होगा तो अभी मैं पढ़ाऊँगा थोड़ा सा। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो संतुलन बिगड़ता है। ओके, तो होता क्या है कि जैसे जो पेड़ पौधे या हरी पत्तियां होती हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल और तमाम तरह के खनिज पदार्थों को लेकर के पोषक तत्व का निर्माण करती, खनिज पदार्थ का। ओके, जब ये खनिज पदार्थ का अपने लिए निर्माण करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन गैस हम लोग ग्रहण करते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के फिर खनिज पदार्थ का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो ये चक्र चलता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है, मैंने बताया 3 महत्वपूर्ण गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और तीसरा कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जो मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ा सा पहले बताया कि अपना भोजन कैसे बनाते हैं हरे पेड़ पौधे। सूर्य का प्रकाश लेते हैं, जल लेते हैं। अब सूर्य का प्रकाश तो उन्हें सूर्य से मिल जाता है, जल कहाँ से मिलता है, मतलब जड़ों से वो जल खींच लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तो उनको मिल ही जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं हरे पादप अपने भोजन के रूप में और ऑक्सीजन वापस देते हैं। जब भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। जो हम लोग हैं, मनुष्य और पशु, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। यानी कि हम लोग जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उतना पेड़ पौधे उसको ग्रहण कर लेते हैं और फिर खनिज पदार्थ का निर्माण करते हैं। अगर हम लोग फैक्ट्री के द्वारा या विभिन्न गाड़ियों के द्वारा, कारखानों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ेंगे तो पेड़ पौधे उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे उतना ज़्यादा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी और ये जो संतुलन बना रहता है बिगड़ जाएगा। तो ये कह रहा है कि मनुष्य और पशु जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला और खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। जो संतुलन है, मैंने बताया ना कि कारखाने, फैक्ट्रियों के द्वारा अगर हम गैस का ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जन करेंगे तो ये संतुलन बिगड़ जाएगा। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। फिर यहाँ पर है वायु, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है। ओके, जब कोई भी चीज़, वायु की बात हम नहीं करते, कोई भी चीज़ ले लीजिए, उसको अगर आप गर्म करेंगे तो उसमें विस्तार होता है उसके आयतन में। ओके, तो यहाँ पर वही कह रहा है, जब वायु गर्म होती है तो वो फैलती है और जब फैलती है तो हल्की होती है और हल्की चीज़ हमेशा ऊपर उठेगी, आप जानते हैं। ओके, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और जब फैलती है तो हल्की होती है, हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है। जो ठंडी वायु होती है वो सघन होती है, मतलब घनी होती है, और भारी होती है यानी वो नीचे बैठती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है।
अब समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ये गर्म वायु है, सॉरी यहाँ पर ये गर्म वायु है, तो ये हल्की है मतलब फैलेगी ऐसे। ये गर्म वायु हल्की है, ये ऊपर उठेगी, हल्की है तो ऊपर उठेगी। अब यहाँ ऊपर ये उठ गई तो यहाँ ये जो नीचे का स्थान है, पूरी की पूरी वायु कहाँ चली गई? ये ऊपर चली गई। 1 मिनट, पूरी की पूरी वायु चूँकि ये गर्म थी, हल्की थी, इसलिए ऊपर चली गई। अब जो नीचे का स्थान था, ये जो नीचे वाला स्थान था, ये खाली हो गया। ओके, गर्म वायु ऊपर चली गई, अब नीचे का स्थान खाली हो गया। अब इस रिक्त स्थान को भरने के लिए क्या होगा? जो आसपास की ठंडी वायु है, ओके, आसपास की जो ठंडी वायु है वो यहाँ इसको भरने के लिए आ जाएगी। आसपास की ठंडी वायु यहाँ पर आ जाएगी, फिर ये गर्म होगी, ये ऊपर उठेगी। तो ऐसे एक चक्र चलता रहता है। ओके, तो इसको बोलते हैं वायु चक्र। फिर यहाँ पर देखिए कुछ न्यूज़पेपर कटिंग है कि आप मतलब जो काम कर रहे हैं, ये जो गैसें फैला रहे हैं, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आगे क्या क्या प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, टॉप साइंटिस्ट ऑफर्स वे आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग अनस्टॉपेबल, और सारी यहाँ पर न्यूज़पेपर हैं, तो इससे आपको कुछ लेना देना नहीं। कह रहा है क्या भूमंडलीय तापन आज के विश्व में गंभीर समस्या है? ये जो पृथ्वी लगातार गर्म हो रही, यानी ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रक्रिया चल रही, क्या ये विश्व के लिए गंभीर समस्या है? बिल्कुल गंभीर समस्या है। आप ज़रा सोचिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही बढ़ता रहा तो पृथ्वी एक दिन गर्म से मतलब नष्ट हो जाएगी। इतनी गर्म हो जाएगी पृथ्वी, इतना ताप में बढ़ोतरी हो जाएगी कि पृथ्वी ऐसे ही नष्ट हो जाएगी। लोग तपने लगेंगे, जलने लगेंगे। अब यहाँ पर वायुमंडल की संरचना के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है कि मतलब वायुमंडल की संरचना मतलब कितने परतों में उसको बांटा गया है, किस परत में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। हमारा जो वायुमंडल है 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ओके, जो हमारा वायुमंडल है वो कितने परतों में विभाजित है? कहीं कहीं आपको 6 लिखा होता है। ओके, तो ज़्यादा उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है। और ये कौन कौन से, अब इनका क्रम याद रखिए। पृथ्वी के सबसे निकट क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर वायुमंडल और उसके ऊपर बहिर्मंडल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पृथ्वी के निकट कौन सा वायुमंडल है? क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर वायुमंडल, फिर बहिर्मंडल। सबसे ऊपर, सबसे दूर कौन सा मंडल स्थित है? बहिर्मंडल। अब एक एक के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, इसमें आपको मतलब एक साथ में, ये थोड़ा चित्र बड़ा है तो एक साथ में नहीं दिख सकता। मैं नीचे से शुरुआत करता हूँ। ओके, देखिए ये है क्षोभ मंडल, यहाँ तक ये क्षोभ मंडल कहलाता है, जिसमें तमाम तरह की मौसमिक घटनाएं होती हैं, जैसे बादल गरजना, बारिश होना, ये सब इसी में होता है, इसी मंडल में। ओके, आंधी तूफान आना, ये सब क्षोभ मंडल में ही हो जाता है। और फिर इसके बाद आ जाती है क्षोभ सीमा। इसको बोलते हैं क्षोभ सीमा, यानी जहाँ से क्षोभ मंडल ख़त्म हो जाता है, मतलब दूसरी सीमा चालू हो जाती है समताप मंडल की, ये समताप मंडल। तो समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच कौन सी सीमा है? क्षोभ सीमा। अब जो समताप मंडल है, इसकी क्या विशेषताएं हैं कि भाई इसमें हवाई जहाज या जो भी मतलब जहाज है, उनको उड़ाने के लिए एक अनुकूल दशा पाई जाती है। मतलब यहाँ पर ना तो ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, ना ज़्यादा पंछी उड़ते हैं, ना तो बादल, उतना मौसम भी ख़राब नहीं रहता क्योंकि बादल वगैरह जो होता है सब यहीं पर होता है। तो एक अनुकूल दशा पाई जाती है हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए समताप मंडल में। इसलिए हवाई जहाज़ जो होते हैं वो मतलब समताप मंडल में ही उड़ते हैं। समताप मंडल में एक ओजोन परत भी पाई जाती है, इसीलिए मैंने कहा था कहीं कहीं आपको 6 परतें नजर आएंगी। तो समताप मंडल का ही एक भाग है ओजोन मंडल। ओके, ये ओजोन मंडल इसी में ऐसे पाया जाता है, लेकिन यहाँ एक ही दिखाया गया है, अलग अलग नहीं दिखाया गया है। तो ओजोन का काम है, मैंने आपको बताया था, परावैंगनिक किरणों को रोकती हैं ओजोन की जो परतें होती हैं। समताप मंडल के बाद ये देखिए समताप सीमा आता है, और समताप सीमा के बाद मध्य मंडल आता है। अब देखिए ये जो मध्य मंडल हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो
क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड छोटे छोटे होते हैं, ये सब इसी में आके नष्ट होते हैं। ओके, फिर मध्य सीमा, उसके बाद बाह्य वायुमंडल। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल, फिर बहिर्मंडल। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं, इसकी रेंज कितनी है, यानी कहाँ तक क्षोभ मंडल पाया जाता है, कितने किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर तक समताप, फिर मध्य, बाह्य, बहिर्मंडल, ये सब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ दिया हुआ है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। ओके, पहला जो मंडल है सबसे पृथ्वी के जो सबसे निकट है वो है क्षोभ मंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, सबसे महत्वपूर्ण परत क्षोभ मंडल है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, यानी कि जो पृथ्वी की सतह है उससे 13 किलोमीटर ऊपर तक क्षोभ मंडल पाया जाता है, 13 किलोमीटर तक। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, मतलब जो हम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं सांस लेने में, ऑक्सीजन इसी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसी में उपलब्ध होती है, इसी मंडल में। मौसम की सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओला वर्षण इसी परत के अंदर होती है। तो मैंने आपको समझाया कि जो बादल वगैरह बनते हैं, आंधी तूफान आता है, मौसम बदलता है, वर्षा होती, कोहरा होता है, ओला वर्षण होता है, ये सब आपको क्षोभ मंडल में होने वाली घटनाएं हैं। ओके, ये सब क्षोभ मंडल में ही हो जाती हैं, इसके ऊपर ये प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। फिर यहाँ पर है समताप मंडल। समताप मंडल मैंने बताया कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे अनुकूल दशा यहीं पर पाई जाती है। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ओके, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग, वो क्या कह रहे हैं, लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल पाया जाता है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त रहता है। मैंने बताया ना कि इसमें बादल, आंधी तूफान ये सब नहीं होते, मतलब ये जो मंडल है मुक्त रहता है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती, मतलब अनुकूल होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है, यानी पराबैंगनी जो किरणें हैं उनसे रक्षा करती है। मैंने आपको बता दिया, आप सिर्फ आपको थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया पहले से। मध्य मंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। तो जो मध्य मंडल है इसकी ऊंचाई कितनी है, 80 किलोमीटर। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आने पर जलने लगते हैं। मैंने आपको बताया जितने भी क्षुद्र ग्रह या उल्कापिंड जो भी हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो आप देखते हैं कि रात में वो जलते हैं। जिसे आप कहते हैं कि किसी का जीव जा रहा है, किसी का प्राण जा रहा है, या टूटता तारा जिसे आप बोलते हैं, वो वास्तव में उल्कापिंड होता है। जब वो मध्य मंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण से, चूँकि मैंने बताया था ना वायुमंडल में छोटे छोटे कण हैं पत्थर के, मिट्टी के कण, पत्थर के कण, जब इनसे उनकी रगड़ होती है, घर्षण होता है तो जलने लगते हैं। ओके, जिसको हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। तो ये जो जलने की प्रक्रिया होती है वायुमंडल के किस परत में, तो मध्य मंडल में। जल्दी जल्दी इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं क्योंकि सब कुछ आप समझ चुके हैं। वायुमंडल, वाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। ओके, तो आयन मंडल इस परत का एक भाग है, यानी कि बाह्य मंडल को हम कह सकते हैं आयन मंडल। ओके, ये चौथी परत होती है और ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है। ये आंकड़े थोड़े से दूसरी बुक में अलग भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग मानिए कि 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। ओके, वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इसी परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर वापस आती हैं। आप लोग रेडियो चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, तो क्या होता है, जो उसमें सहायक तरंगें होती हैं रेडियो, टीवी और नेटवर्क के लिए, तो यहीं से वो इसी परत से तरंगें वापस आती हैं। ओके, यानी इसी परत का उपयोग किया जाता है। जो ये देखिए कह रहा है कि प्रसारित रेडियो तरंगें। फिर इसके बाद बहिर्मंडल है। इसमें कुछ नहीं है, बस ये मानिए सबसे ऊपरी परत है वायुमंडल की और इसको बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें, हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। यानी कि जैसे आप बहिर्वायुमंडल में प्रवेश करेंगे, हीलियम और हाइड्रोजन की गैसें मिलना आपको शुरू हो जाएंगी, यानी कि मतलब आप बहुत ज़्यादा समझ लीजिए कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। ओके, गर्मी बढ़ने लगती है। तो इसको अब हम लोग यहीं पर रोक देते हैं। ओके, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम इसमें 2 पार्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है चैप्टर 4 का
और इसके बाद एक पार्ट और आएगा। अभी 3-4 पेज बचे हुए हैं और उसमें समझाना भी पड़ेगा, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर एक ही में बनाएंगे। तो बस इतना ही इस पार्ट में, मिलते हैं अगले पार्ट में। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने सारे दोस्तों में चैनल को शेयर करना है और वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना है और कमेंट करना है कि क्या कमी है या क्या अच्छाई है, जो कुछ भी आपको लगे कमेंट में लिख दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।